हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल क्रीपी स्टोरी विद विकी पर। आज मैं आपको मेरे गांव की एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। बात शायद 30 साल पुरानी होगी। तब हमारे गांव में एक अनजान साए का डर इस तरह से लोगों के दिल में घर कर गया था कि शाम ढलते ही गांव के लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे और कुछ लोग उस गांव के मंदिरों में अपने घर के लोगों की सलामती के लिए रात भर भजन कीर्तन करते थे। उस गांव के लोगों को लगता था कि ऐसा करने से वो बुरा साया उनके पास नहीं आएगा और उनके घर के लोग हमेशा सुरक्षित रहेंगे। मुझे वो घटना आज भी याद है, जब मेरी उम्र शायद 14 साल रही होगी। हमारे गांव में दिन तो सामान्य होते थे, पर रातें एकदम डरावनी हो जाया करती थीं। चारों तरफ की गलियों में सन्नाटा हो जाता था, पर पहले ऐसा नहीं था। हमारे गांव भी खुशहाल हुआ करते थे और हम सब मिलकर रहा करते थे। पर एक दिन यह सब कुछ बदल गया। यह सब मेरे सामने ही शुरू हुआ था। बात उस समय की है जब मेरे चाचा का लड़का नीतेश शहर से गर्मियों की छुट्टियों में हमारे गांव आया हुआ था। वो छोटे कद का, गोरा और बहुत चंचल स्वभाव का था और शहर में रहने की वजह से उसकी सोच हमसे थोड़ा अलग थी। वह मेरी ही उम्र का था, तो वह भी गांव आकर बहुत खुश था। हम सब छुट्टियां होने की वजह से दोपहर में गांव के सारे बच्चे इकट्ठा होकर गांव के ही बाहर खेत में खेलने जाया करते थे। हमारे गांव से हमारे खेल के मैदान तक जाने के रास्ते में सेठ जी का बंगला पड़ता था, पर वह अब पुराना हो चुका था और उसमें कोई भी नहीं रहता था। गांव के लोग उस बंगले के बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते थे। हम सब बच्चों को उस बंगले के आसपास जाने से भी सख्त मना किया गया था। बहुत पूछने पर भी हमारे माँ बाबा हमें इस बारे में नहीं बताना चाहते थे और हमेशा हमें डांट दिया करते थे। हमें सख्त हिदायत दी गई थी कि जब भी हम उस बंगले के सामने से निकलें तो हमेशा साथ में ही निकलें। अकेले निकलने के लिए भी हमें मना किया गया था और दिन ढलने पर हमें हर हाल में घर वापस आना होता था। और जिस खेत में हम खेलने के लिए जाया करते थे वह भी सेठ जी का ही था। पर अब सेठ जी और उनके परिवार के गुजरने के बाद वो खेत भी बंजर पड़ा हुआ था, जिसे हम सब बच्चे अपने खेल के मैदान के रूप में उपयोग करते थे। ऐसे ही एक दिन हम सब बच्चे खेलने के लिए गए हुए थे। हमारे साथ मेरे चाचा का लड़का नीतेश भी गया हुआ था, पर साथ खेलते खेलते उसका मेरे दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया और वो गुस्से में वहां से अकेला ही घर के लिए निकल गया। मैंने उसे बहुत रोका, पर वो नहीं माना। मैंने भी सोचा कि मैं इसे घर जाने देता हूँ और घर जाकर मैं उसे मना लूँगा, और हम सब फिर दोबारा खेलने लग गए। शाम ढलने को आ गई थी। हम सब वापस अपने घर लौटने लगे, पर आज हमने देखा कि सेठ जी के बंगले का दरवाज़ा खुला हुआ था। उस बंगले के अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। यह सब देखकर हम सारे बच्चे वहाँ से भागकर अपने घर आ गए। घर आकर हम इस बात को भूल गए और हमने इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं की। जब मैं घर आया तो मैंने सबसे पहले नीतेश को पुकारा। माँ से पता चला कि नीतेश अभी तक घर नहीं पहुँचा है। अभी भी मुझे लगा कि वो गांव में ही कहीं होगा और हाथ मुंह धोकर मैं खाना खाने में लग गया। पर अब रात हो गई थी और मुझे अपने भाई नीतेश की चिंता सताने लग गई थी। माँ के कहने पर मैं उसे गांव में ढूंढने लगा।
सारे दोस्तों के घर पर पूछने के बाद और सारे गांव में ढूंढने के बाद भी वो मुझे कहीं नहीं मिला। और अब जब गांव में यह खबर फैली तो गांव के सारे लोग उसे ढूंढने में लग गए। सारे लोग इकट्ठा होकर गांव के चारों तरफ ढूंढने लगे, पर सारी रात ढूंढने पर भी उन सबको वो कहीं नहीं मिला। जब माँ बाबा ने मुझसे पूछा तो मैंने डरते डरते उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे नीतीश खेलते समय मेरे दोस्तों से झगड़ा कर बैठा था और वो खेल के मैदान से अकेला ही घर की तरफ निकल आया था। ये सब सुनते ही बाबा ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि अकेले उस रास्ते से कभी घर नहीं आना। तब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि खेलने के चक्कर में मैं कैसे भूल गया कि मुझे उसे अकेले उस रास्ते से नहीं आने देना चाहिए था। अब पूरी रात बीत चुकी थी और सुबह का उजाला होने लग गया था। गांव के कुछ लोग और मेरे बाबा सेठ जी के बंगले की तरफ गए और उन लोगों ने वहां का दरवाज़ा खुला देखा और वो हिम्मत करके उस हवेली के अंदर गए तो वहां उन्हें एक कमरे के कोने में नीतीश पड़ा हुआ दिखाई दिया। जब वो उसके पास गए तो उन सबके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि नीतीश का शरीर पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया था और बिल्कुल सूख चुका था। उसका मुंह और आंखें खुली हुई थीं। नीतीश ऐसा लग रहा था जैसे किसी सदमे से मर चुका हो। अब ये खबर सारे गांव में फैल गई थी और मैं भी उस हवेली के पास अपने भाई नीतीश को देखने पहुंच गया था। इससे पहले मैं हवेली के पास कभी नहीं गया था। लोगों से बचते बचाते मैंने जब नीतीश को देखा तो मैं बहुत डर गया था। उसका शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह हो गया था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थीं। तब तक पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी और कुछ पूछताछ के बाद नीतीश के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। तब मैंने कुछ गांव वालों को आपस में बात करते हुए सुना। वे बोल रहे थे कि हवेली के दरवाजे पर जो ताला था वो गांव के ही पुजारी जी ने अभिमंत्रित करके लाल धागे के साथ उस दरवाजे पर डाला था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नीतीश आखिर वहां क्यों गया था और उसने वो दरवाज़ा आखिर क्यों खोला। उसने वो ताला आखिर क्यों तोड़ा। मैंने जब उस दरवाजे के पास देखा तो वहाँ एक पत्थर और बाजू में ताला टूटा हुआ पड़ा था, पर मुझे लाल धागा वहाँ कहीं नहीं दिखाई दिया। गांव वालों का कहना था कि सेठ जी और उनके परिवार के गुजरने के बाद और उनका एक लौता लड़का जिसके लापता होने के बाद इस हवेली से अजीब सी आवाज़ें आती थीं। इसलिए गांव के पुजारी ने इस घर को शुद्ध करके इस हवेली के दरवाजे पर ताला डाला था। पर अब इस ताले के टूटने से गांव वालों में दहशत बन गई थी। मैं इतना सब सुनकर अपने घर वापस आ गया। मैं पूरी रात सो नहीं सका। मुझे नीतीश का वो सफ़ेद चेहरा हर जगह दिख रहा था। शहर से मेरे चाचा चाची भी तब तक गांव आ चुके थे। उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था क्योंकि नीतीश उनका इकलौता लड़का था। मुझे भी यह सब देखकर बहुत दुख हो रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया और अब हम धीरे धीरे इस घटना को भूल गए। अब हम सब गांव वाले बच्चों को वहां उस खेत की ओर जाने से, जिस ओर सेठ जी का बंगला पड़ता था, साफ मना कर दिया गया था। हम सब भी उस ओर जाने से डरने लगे थे। तब तक नीतीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सब लिखा था कि नीतीश के शरीर से मांस गायब था और उसके शरीर में एक बूंद खून भी नहीं बचा था। गांव वालों को यह खबर मिलते ही चारों ओर दहशत फैल गई कि आखिर इतनी बुरी तरीके से नीतीश को कौन मार सकता था। पर कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, जिसकी गांव वालों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अमावस की रात थी जब यह सब शुरू हुआ था। मुझे यह सब दूसरे दिन पता चला। उस रात गांव में क्या हुआ था दूसरे दिन सुबह पता चला जब मैं सोकर उठा। गांव में रोने पीटने की आवाज़ आ रही थी। मैंने बाहर जाकर देखा कि मेरा एक दोस्त आशीष, जो हमारे साथ खेलता था, उसके घर के सामने गांव वाले खड़े हुए थे और वहां से रोने की आवाज़ आ रही थी। तब मैंने वहां जाकर देखा तो पता चला कि कल रात आशीष की मौत हो गई है। गांव वाले आशीष के पिताजी से उसकी मौत का कारण पूछ रहे थे तो उन्होंने बताया कि रात में 12 बजे हमारे दरवाजे पर अचानक से दस्तक हुई। तब रात में बिजली न होने की वजह से हम सब सो चुके थे, पर जब बार बार दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी नींद खुल गई और मैंने पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज़ आई कि मुझे खाना दे दो, मैं भूखा हूँ। तो मैंने सोचा कि गांव का कोई भिखारी भूखा होगा तो वो खाना मांग रहा है, इसलिए मैंने आशीष को जगाया और रात का बचा खाना उसे दे आने को कहा। तब आशीष उसे दरवाजे पर खाना देने गया। उसके 2 मिनट बाद ही मुझे आशीष के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। तब घर के सब लोग जाग चुके थे। तब हमने दरवाजे पर जाकर देखा तो आशीष का शरीर पड़ा हुआ था। वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और पूरी तरह से सूख चुका था, जैसे उसके शरीर में बिल्कुल खून न बचा हो। तब उन्होंने बताया कि घर से बाहर निकलने पर भी हमें ना तो वहाँ कोई भिखारी दिखाई दिया और ना ही वहाँ कोई आदमी था। अब धीरे धीरे हर दूसरे दिन किसी न किसी के घर यही घटना होने लगी और गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। अब गांव के लोगों में इतनी दहशत फैल चुकी थी कि शाम होते ही सब लोग अपने घर के अंदर बंद हो जाते थे। पर गांव में हो रही मौतों में एक समानता थी कि मरे हुए लोगों के शरीर सफ़ेद पड़ जाते थे, जैसे उनके शरीर में ना ही मांस बचा हो और ना ही खून। अब हम सबको बता दिया गया था कि अंधेरा होने के बाद कोई दरवाजे पर कितनी भी दस्तक क्यों न दे, दरवाज़ा नहीं खोलना है। अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया। गांव वाले अब खौफ के साए में जीने लग गए। अंधेरा होते ही सब अपने घर के अंदर हो जाते और कुछ लोग मंदिर में रात भर जागते और भजन कीर्तन करते। ऐसे ही एक दिन पास के गांव में एक महात्मा जी आए हुए थे। आसपास के गांव में उनका बहुत नाम था। तब गांव के लोगों ने विचार किया कि हमें अपनी समस्या उन महात्मा जी को बतानी चाहिए और गांव के कुछ लोग उनके पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। तब उन महात्मा बाबा जी ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की और ध्यान करने के बाद कहा कि आप सबकी समस्या बहुत कठिन है। वो अतृप्त आत्मा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। मुझे आप कुछ समय दीजिए ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। मैं अगली अमावस के दिन आपके गांव आऊँगा। तब वे सब गांव के लोग वापस आ गए। अब कुछ दिन और बीते और अमावस का दिन आ गया। तब ये महात्मा हमारे गांव आए। मेरे बाबा गांव के मुखिया थे, इसलिए वे हमारे घर ठहरने वाले थे।
आज अमावस होने की वजह से गांव वालों में बहुत ज़्यादा खौफ था। अंधेरा होने लगा था। हम सब घर में ही थे और सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और हम सारे घर के लोग डर के मारे कांपने लग गए। तभी महात्मा जी उठे और उन्होंने जल्दी से घर का दरवाज़ा खोल दिया। तब तक हम सब घर के लोग भी महात्मा जी के पीछे दरवाजे तक आ गए थे। तब मैंने देखा कि दरवाजे पर एक फटे पुराने कपड़े पहने एक आदमी नीचे गर्दन करके खड़ा हुआ है। तब महात्मा जी ने उससे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तब उसने कहा, खाना दो, बहुत भूख लगी है। इतना कहकर जब उसने अपनी गर्दन ऊपर की और हम सब की ओर देखा तो हम सब उसको देखकर सहम गए। हमने देखा उसकी लाल लाल 2 आंखें, बड़े बड़े दांत और उसकी वो अजीब सी मुस्कान और नाक की जगह 2 गड्ढे थे। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से उसने कुछ न खाया हो। उसका चेहरा पूरी तरह से सूख गया था और बिल्कुल लंबा लग रहा था। ये सब इतना खौफनाक था कि मेरी माँ ने ये सब देखा और वे वहाँ चक्कर खाकर गिर गईं। तब उसने अपने दोनों हाथ महात्मा जी की तरफ किए और उनको छूते ही वह पीछे की तरफ हो गया। महात्मा जी ने हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। तब उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और उस आत्मा को वहीं पर रोक दिया और उससे पूछा कि तू क्यों इन गांव वालों की जान ले रहा है? इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तब बहुत पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोला। तब महात्मा जी ने अपने पास से भभूत निकाला और उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे वह झटपटाने लगा और बोला कि बहुत साल पहले इस गांव में एक जमींदार सेठ बहादुर सिंह अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में सेठ, उनकी पत्नी और मैं, जो उनका इकलौता लड़का था, रहा करते थे। एक बार मेरे पिता सेठ बहादुर सिंह और मेरी माँ दोनों किसी काम से दूसरे गांव गए हुए थे, पर घर आते हुए वे किसी दुर्घटना का शिकार हो गए और उन दोनों की जान चली गई। यह खबर जब मुझे पता चली तो मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और मैं पागल हो गया। गांव के कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने इस बंगले के तहखाने में मुझे बंद कर दिया और घर से सारा कीमती सामान चोरी कर अपने साथ ले गए। मैं इस तहखाने में बंद हो गया और कई दिनों तक भूखा प्यासा मदद के लिए पुकारता रहा, पर कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। आखिर मैंने भूख प्यास से वही दम तोड़ दिया। अब मैं इन गांव वालों से अपनी मौत का बदला ले रहा हूँ और इन्हें मारकर मैं अपनी भूख प्यास शांत करता हूँ। अब मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तब महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर कुछ बुरे लोगों की गलती की सज़ा तुम पूरे गांव वालों से नहीं ले सकते। तब बहुत समझाने पर भी वह प्रेत नहीं माना, तो महात्मा जी ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला और कुछ मंत्र पढ़कर उसके ऊपर फेंक दिया। चारों ओर रोशनी हुई और फिर वो प्रेत वहां से मुक्त हो गया और चारों ओर शांति छा गई। तब उन महात्मा जी ने कहा कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हमें उसका शरीर सेठ जी की हवेली के तहखाने से ढूंढना होगा और उसका क्रियाकर्म करना होगा। तब उसकी आत्मा को पूर्ण रूप से शांति मिल जाएगी। तब दूसरे दिन ये बात गांव वालों में फैल गई और गांव के कुछ लोग महात्मा जी के साथ उस सेठ जी के हवेली पर गए और बहुत ढूंढने पर उन्हें
उस बंगले के तहखाने में खोलकर देखने पर पता चला कि वहाँ एक कोने में एक कंकाल पड़ा हुआ है। तब महात्मा जी ने बताया, यह उसी प्रेत का शरीर है, इसे बाहर निकाल लो। तब गांव वालों ने उसके शरीर को बाहर निकाला और हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर दिया और उस सेठ जी की हवेली को गिरवाकर वहां एक मंदिर बनवा दिया। और फिर इस खौफ की कहानी का हमेशा के लिए अंत हो गया। फिर कभी गांव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, पर इस घटना ने गांव वालों को वो जख्म दिए जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे।